जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं शुभ मिश्रा और हम लोग हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पे, आप सभी का। चलिए, हम लोग यहाँ पर हैं आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 पाठ 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण कक्षा 10 पाठ 1 का एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न कैसे होगा। आप सभी ध्यान से देखिएगा, अभ्यास प्रश्न आज के बाद आपको करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अभ्यास प्रश्न का। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, दोनों वीडियो देखा होगा, तो आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यही रहा। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले पहचानते हैं कि इसमें अभिक्रिया कौन सी हो रही है प्यारे बच्चों। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपको दिख ही रहा होगा। देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड चेंज हो रहा है लेड में, और कार्बन चेंज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें से ये ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है, अर्थात ऑक्सीजन निकल जा रहा है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है। मतलब लेड ऑक्साइड का लेड में क्या हुआ है, अपचयन। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या किस में चेंज हो रहा है, CO2 में, अर्थात कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे समझ रहे हैं इसमें क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड का अपचयन। और कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो आप बताइए, आप सभी चालाक बच्चे बताएंगे कि बताओ इसमें कहीं शीशे की बात की है क्या। इसमें बात किया गया है सीसा वाला ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड का और कार्बन का। तो जहाँ पर सीसा की बात करें, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो ऑप्शन पहले ही क्या हो जाता है, गलत। यानी ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पे सीसा की बात किया गया है। जबकि अपचयन या ऑक्सीकरण जो भी होगा वो किसका होगा, लेड ऑक्साइड का होगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपचयित हो रहा है, इसमें तो जो भी हो रहा है वो कार्बन का हो रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। अब तीसरे की बात करते हैं। तो कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित का मतलब, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी कार्बन का कह रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ये बात सही है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है लेड ऑक्साइड यानी PbO, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन वहाँ निकल रहा है। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल। अर्थ का मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमें कौन सा कथन बताना है जो असत्य हो, यानी असत्य कौन कौन है, A और B। तो कौन सा ऑप्शन है, A और B, यानी पहला हमें इसका उत्तर सही बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन A। इसमें क्या है, A और B। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी आपने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन। अब उसी में से आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए पहचानते हैं सारे बच्चे एकदम बढ़िया से। आपके सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें दिया है कि FeO + 2Al Al2O3 और +2 Fe में ये टूट गया है। तो देखते हैं यहाँ पर अभिकारक 1 और 1 कितने हो गए, 2, और उत्पाद कितना है, 1 और 1 2, यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या है, बराबर है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होती है तो अर्थात वो अभिक्रिया कैसी होती है, विस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया दो ऑप्शन है, द्विविस्थापन या केवल विस्थापन। तो देखिए हमने आपको बताया था ट्रिक से पहचानिए। ट्रिक क्या है, जब एक यौगिक के फॉर्म में हो और एक अभिकारक केवल तत्व के रूप में हो तो ऐसी विस्थापन अभिक्रिया केवल और केवल एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, वो द्विविस्थापन नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, D। बहुत बढ़िया मेरे शेर एवं शेरनियों, ध्यान से देखते रहो और करते रहो इस अभ्यास प्रश्न को ध्यान से, ठीक है। चलिए तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर
ये रहा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अर्थात लौह चूर्ण का मतलब क्या है? लौह चूर्ण का मतलब होता है बच्चों Fe। कह रहा है Fe पर अगर हम HCl डालें, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या होगा? तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्या है, ये एक धातु है और ये क्या है, अम्ल। जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो कौन सा गैस देती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस देती है। इसका जितना भी H है वो H2 बनकर बाहर निकल जाएगा, बचा Fi और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, FiCl3 या FiCl2 बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब अब आइए ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको ये गुण पता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो चलिए, पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। देखो, हाइड्रोजन गैस और आयरन यानी लोहा वाला क्लोराइड बनता है, तो मुझे तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। क्या इसमें क्लोरीन गैस बन सकती है? नहीं, कोई अपक्रिया नहीं हुई है, अपक्रिया तो हो रही है। आयरन लवण एवं जल बनता है, क्या इसमें जल का निर्माण हुआ है? नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चौथा प्रश्न हमसे पूछा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, आप इसका आंसर अब चुटकियों में दे सकते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बताओ बच्चों, क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी रासायनिक देखिए, सबसे पहले हमें आंसर देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे इसमें आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपसे आगे पूछा हुआ है कि बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम सभी जानते हैं द्रव्य अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशता का नियम। तो द्रव्य अविनाशता का नियम क्या कहता है? द्रव्य अविनाशता के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात क्या है? पदार्थ अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ जितना है उतना ही रहना चाहिए। इसी नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है चौथे प्रश्न का उत्तर भी आप सभी ध्यानपूर्वक सही से कर लिए होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न में पूछा है निम्न कथनों को, पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहले आपको इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और फिर उसे क्या करना है? संतुलित करना है। तो चलिए, कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस है तो 2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस है तो 2 के रूप में संयोग कर मतलब आपस में जोड़ते हैं और ये क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आप सभी जानते ही होंगे, क्या होता है? NH3। फिर इनको क्या करना है? संतुलित। तो चलिए संतुलित करते हैं। सभी शेर और शेरनियाँ आराम से कर लेंगे, क्यों? कर लोगे कि नहीं बच्चों? चलो, नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। अभी इस 1 में कितने का गुणा करें कि ये 2 बन जाएगा? इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो अब इधर नाइट्रोजन अभिकारक में और उत्पाद में नाइट्रोजन क्या हो गया है? बराबर। तो क्या समीकरण संतुलित हो गया? नहीं, अभी कुछ बचा है। चलो सोच करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 2। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो हमें इसे भी 6 करना पड़ेगा। इससे 2 में कितने का गुणा करें कि यह भी 6 बन जाए? 3 का गुणा। बहुत बढ़िया। अब मिलाओ, क्या ये समीकरण संतुलित है? तो अब ये समीकरण कैसा हो गया है? संतुलित। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब हम दूसरा वाला करते हैं, 5 का बी वाला करते हैं। तो बी वाला क्या कहता है? कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है बच्चों H2S। आगे है को वायु में जलाने पर यानी
वायु में दहन होने पर, अर्थात वायु में क्या मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जल का मतलब है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है SO2, ये बनता है। अब आपको इसको संतुलित करना है, चेक करना है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2, बराबर है। इधर सल्फर है 1 और इधर भी सल्फर कितना है, 1। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और यहाँ 1 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। तो अब इस 2 को तो 3 नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या 2 और 2 करके 4 बना सकते हैं? तो चलिए प्रयास करते हैं। तो कैसे 4 बनाएंगे, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। और इधर ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 2 का गुणा करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो गई है, 2 दूना 4 हो गया है। तो इधर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। 2 का गुणा करने से ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर 2 का गुणा करने से सल्फर कितना हो गया है बच्चों, सल्फर की संख्या भी हो गई है 2। तो हम क्या करेंगे, इधर फिर से 2 का गुणा करेंगे तो सल्फर भी कितना हो जाएगा, 2। लेकिन फिर 2 का गुणा करने के बाद ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 कितने हो गए, 6। इधर ऑक्सीजन 6 है और इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4 आई है। तो इसको 6 कैसे बनाएंगे, इस 2 में 3 का गुणा कर देंगे। अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। अर्थात इसका जो समीकरण संतुलित के रूप में हमने लिखा है वो क्या है, 2H2S प्लस 3O2, और ये बना लिया है 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस समीकरण को सही से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर हमें बताइए, हम फिर से इसे सॉल्व करके आपको दिखा देंगे या समझा देंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सी वाला। तो इसमें सी क्या कह रहा है, कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, चलिए करते हैं इसको। तो कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, पहले एल्यूमिनियम सल्फेट यानी फार्मूला बनाते हैं Al2SO4 का थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। आगे क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। आगे अब क्रिया क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट अर्थात BaSO4, ये समीकरण है। अब ये बना हुआ है, इसका अवक्षेप देता है। अब इसको आपको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 1। इसको 2 कैसे बनाएंगे, 2 का गुणा करके 2 का गुणा करने पर यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 2 तिहाई 6, और इधर कितना है, 2। इसको 6 कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा करके। 3 का गुणा करने पर Ba कितना हो गया, 3। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3। अब 3SO4 3Ba 3SO4, उसके बाद 3 दूना 6Cl और 2 तिहाई 6Cl और 2Al। अब ये समीकरण कैसा हो गया है, संतुलित। तो बहुत बढ़िया, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग और देखते हैं डी वाला। तो ये डी वाला क्या है बच्चा, डी वाला कह रहा है पोटेशियम धातु है। पोटेशियम का मतलब के ये जल के साथ अपक्रिया कर रहा है, अर्थात किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, H2O के साथ अपक्रिया करके क्या दे रहा है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, KOH। साथ में क्या दे रही है, हाइड्रोजन व गैस व। हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे इसको कर लेंगे। बोलो संतुलित कर लोगे कि नहीं यार, बताओ यार। चलो देखो, 1 के बराबर 1 मिनट। अब हम आगे देखते हैं, H2 प्लस H, कितने H हो गए, 3। अब 3 को, इसको तो 3 नहीं बना सकते हैं, तो क्या करें, इसको 4 बना दें। यहाँ 2 लगा दिए, 2H और 2H कितने हो गए, 4H। तो यहाँ भी लगा दिए हमने 2H, तो हो गए कितने, 4H। अब 2 ऑक्सीजन। तो मुझे लगता है अब ये समीकरण क्या हो गया है, संतुलित। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आगे भी आपको पढ़ना है तो हमें बताइएगा
और हम आगे के प्रश्नों को भी आपको हल करवाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, देखते रहें और जो भी प्रश्न आपको ना आए हमें ज़रूर बताएं, हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आपके देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि आपका यह परिवार और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।